एवरीवन एंड वेलकम टू वर्चुअल प्रॉफ्स चैनल। मैं हूं सीएस पार्श्वी पारेख और आज हम चालू करने वाले हैं एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। यहाँ पर आपको रिपोर्ट राइटिंग बताई जाएगी, कैसे रिपोर्ट राइटिंग करनी है। 3 टाइप के रिपोर्ट राइटिंग आपको आने वाले हैं और ये सारे ही कैसे होते हैं, उसके क्या बेसिक्स है, कैसे हमें रिपोर्ट्स लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। So without further ado, let's get started. यहाँ पर आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ कि देखो ऐसा होता है वैसा होता है, और जिस तरह से रिपोर्ट्स लिखी हुई होती है उसका ऑब्वियसली सैम्पल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ही, वो आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज इट। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैं बोलूँ कि इम्पोर्टेंट है तो मार्क कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज के 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। यस और नो? सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, दीज आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज। पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो तब क्या करते थे, दीदी बड़ी शरारत करते थे, वो तो मुझे पता ही है। लेकिन हम लोग हमारे मम्मी पापा की बातें सुनकर फिर वो बोलने की कोशिश करते थे। तब हमें थोड़ी ना लिखना आता था, तब तो जो सामने वाला बोलता था उसका सुन के हम लोग बोलने की कोशिश करते थे। यस और नो? ऑल राइट। वैसे वैसे वी यूज टू लर्न न्यू वर्ड्स एंड न्यू साउंड्स, वी यूज टू लिसन टू न्यू साउंड्स एंड लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, द लास्ट स्किल टू बी मास्टर्ड इज दैट ऑफ राइटिंग। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, बोलना सीखते हैं, थर्ड पढ़ना सीखते हैं, और फोर्थ थिंग इज जो मास्टर करनी चाहिए, दैट इज राइटिंग। तो राइटिंग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? इस वजह से है। Beginning from writing alphabets, then words, then sentences, then paragraphs, and finally producing complete written composition on their own। ये जो प्रोसेस होता है कि पहले हम लोग क्या सीखते थे, A B C D, फिर क्या सीखे, बैट, कैट, डॉग, फिर क्या सीखे, देयर इज अ बैट, इट इज माई बैट, शी इज माई कैट। यस और नो? फिर हम सेंटेंसेस सीखे। तो द मेन क्रक्स जिस वजह से हम लोग राइटिंग सीखते हैं वो इसीलिए इतना वास्ट है। राइटिंग इसीलिए इतना वास्ट है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितनी वोकैबुलरी है आप उसका भी यूज करते हो, बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस का अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हो, ग्रामेटिकली राइट है या नहीं ये भी इसमें मायने रखता है। तो ये दिस इज द लास्ट स्टेप, दैट इज वाई। देखो, सुनने में तो अपन को इतनी एफर्ट नहीं लगती है, बस फिजिकली, मेंटली और इमोशनली प्रेजेंट रहना पड़ता है। फिर बोलने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं लगता है और फिर पढ़ने के लिए भी नहीं लगता है। लेकिन when it comes to writing ourselves, then we need some specific skills that we have to master. Okay. अब यहाँ पर writing is a skill that needs to be owned and developed. देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है राइटिंग का। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। स्पेशली फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। तो इसीलिए हमारा जो राइटिंग स्किल है वो भी अच्छा होना चाहिए। यूज टू एक्सप्रेस आइडियाज और ओपिनियंस, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लुएंस एंड ब्रिंग अ चेंज। इट इज़ असेंशियल टू कंटेंट डेवलपमेंट। आपका कंटेंट कैसा है इस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सपोज आप खुद को मार्केट करना चाहते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको खुद को कैसे मार्केट करना चाहिए, क्या शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपको क्या आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए। ऑफिशियल एंड पर्सनल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं रिटन फॉर्म में। क्रिएटिव राइटिंग, जो फिक्शन वर्क होता है, फिक्शन मतलब काल्पनिक काल्पनिक घटना जिनका क्या बोलते हैं, वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। इस शो की वो स्टार्टिंग में, हर एक शो के स्टार्टिंग में बताते ना, ऑल कैरेक्टर्स इन दिस मूवी आर फिक्शनल। इनका कोई भी वास्तविकता से संबंध नहीं है, बस वही। तो इसमें फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों भी वर्क आते हैं। राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, इसी को तो बोलते हैं कि हैरी पॉटर की जो सीरीज है हमें क्यों इतनी ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज इट हैव अ क्रिएटिव राइटिंग इन इट। ऑल राइट,
पूरा फिक्शन है, अपन को भी पता है, लेकिन वो फिक्शन अपन को पसंद आता है because it is creative writing. It is in the form of novels or short stories or biographies. Okay, it is the source of earning a livelihood for many people. Obviously जो लोग बुक लिखते हैं, जो लोग लिखना पसंद करते हैं, जो पोएम्स वगैरह लिखते हैं, वो उनका लाइवलीहुड होता है. दैट इज हाउ दे अर्न. Writing down ideas helps in bringing clarity to the thought process. Obviously, it is a means of saving information for later reference. अगर आपने कोई चीज लिख के रखी है तो आपको बाद में भी काम आएगी. राइटिंग ऑल्सो क्रिएट्स अ परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन. एक आपका परमानेंट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है कि आपको कभी भी फिर बाद में उसको रेफर करना है तो आप कर सकते हैं. इट इज द मोस्ट यूज फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन. अगर आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना होता है, मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में या फर्स्ट पॉइंट में ये बताया कि जो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे होता है, रिटन होता है. Good communication skills have become the need of the hour and also helps during recruitment. Recruitment के टाइम पर भी अगर आपका resume बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन को उसमें cater किया हुआ है, if you have good communication skills, then of course you will have an edge over the others in the interview and recruitment process. ओके, क्या क्या स्टेप्स होते हैं फॉर राइटिंग, वो भी हम लोग एक बार देखते हैं. दीदी ऊपर का कुछ इंपॉर्टेंट था क्या? इतना ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है. स्टेप्स फॉर राइटिंग, लेकिन यहाँ पर यू गाइस जो भी मैंने ऐसे हाईलाइट करके रखे हुए ना की पॉइंट्स, वो आप भी आपके बुक में उतना उतना हाईलाइट करके रखो सो दैट जब आपको ऊपर से क्विक रिविजन भी करना हो तो आपको ये काम आए. ओके, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर राइटिंग? नंबर 1 इज सिलेक्टिंग अ टॉपिक. सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ता है. जैसे पार्शवी दीदी ने टॉपिक दिया है कि आप लोगों को लिखना है about social media. social media is your topic, ठीक है. तो अभी जब एक बार आपको टॉपिक मिलेगा उसके बाद आप क्लियरली सोचोगे ना कि क्या पॉइंट्स मुझे डालने हैं, क्या मेरा आइडिया रहना चाहिए, क्या थीम होना चाहिए, मुझे किस चीज़ के बारे में बात करनी, इसमें मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, मुझे कैसे सोशल मीडिया को पोर्ट्रे करना है, मैं नेगेटिव साइड बताऊँ, पॉजिटिव साइड बताऊँ, दोनों ही साइड बताऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, राइट. सो फॉर दैट सबसे पहली चीज जो जरूरी है दैट इज सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब टॉपिक पता चल गया सोशल मीडिया, दीदी आपने टॉपिक बता दिया सोशल मीडिया. अब हम आइडिया सोचना शुरू कर देंगे कि ऐसी कौन सी चीजें जो हम इसमें इनकलकेट कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें जो हम लिख सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्म करना मतलब आइडियाज सर्च करना, आइडियाज सोचना, दैट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, the next step is to brainstorm. Once you know the topic, you have to write on random thoughts, ideas, information related to it begins to crowd your mind. जैसे ना स्पेशली अगर मुझे कोई YouTube वीडियो बनाना है, अब मेरा खुद का चैनल है CS नहीं पार्श्वी पारेख के नाम से, तो उसके लिए अगर सपोज मुझे स्टडी व्लॉग शूट करना है या फिर अगर मुझे मेरा CS जर्नी शूट करना है, तो इसके लिए आई विल ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज. ऐसे रैंडम थॉट्स आएंगे, आइडियाज आएंगे कि ठीक है मैं ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, ये कंटेंट डालती हूँ. तो ये कब आएगा? जब मेरा टॉपिक डिसाइडेड होगा. यू मे ऑल्सो सर्च फॉर कंटेंट रिलेटेड टू द टॉपिक, नोट डाउन ऑल पॉइंट्स दैट कम्स अप. अगर मुझे कोई फन वीडियो बनाना है तो आई डू थिंक कि ठीक है ये ज़्यादा रिलेटेबल होगा, ये मेरे साथ भी होता तो मैं ये डाल सकती हूँ. यस और नो, दैट इज नथिंग बट ब्रेनस्टॉर्मिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट. अब आपने सारी जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपकी जो आइडियाज निकल के आई वो आपने जमा तो कर ली, लेकिन अब उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा इन अ रिटन वर्क, जिससे आपको थोड़ा सीक्वेंशियली पता चले, थोड़े ऑर्डर में पता चले कि आपके पास कितना सारा कंटेंट है, राइट. ओके, दिस इज द फ्रेमवर्क ऑन विच योर रिटन वर्क स्टैंड्स. फर्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ मेन सब पॉइंट्स यू विश टू इंक्लूड. जितने भी सब पॉइंट्स, सपोज मैं बनाने वाली हूँ थिंग्स सीए स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ हियरिंग, इसके ऊपर मैं यूट्यूब वीडियो बनाना चाहती हूँ. इसके ऊपर मुझे कौन से सब पॉइंट्स इंक्लूड करने, ये मैं पहले से ही क्या करूँगी, लिस्ट डाउन करके रख दूंगी. इससे क्या होगा, मुझे पता होगा कि ठीक है फिर ये वाला जो पॉइंटर है इसके अंदर मैं ये कंटेंट डाल सकती हूँ, इसमें मैं ऐसे बता सकती हूँ, वैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने बाइफोकेट करके रखा है कि मेरे ये स्टैंड पॉइंट्स रहने वाले हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट डिसाइड द सीक्वेंस और ऑर्डर कि किस ऑर्डर में आप रखोगे. क्रिएटिंग अ डायग्राम और आउटलाइन
helps you organize your ideas appropriately. Some graphic examples are as follows. अब देखते हैं यहाँ पे graphic examples क्या है. सबसे पहला है रे डायग्राम. What do you mean by रे डायग्राम? बीच में हमने मेन टॉपिक लिखा है. हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर क्या है? सोशल मीडिया. यस और नो? अब मुझे बताना है सोशल मीडिया के एडवांटेजेस, फिर डिसएडवांटेजेस, फिर फीचर्स और एग्जाम्पल्स, इफेक्ट. ये सब मैं कहाँ पे लिखूंगी? यहाँ सब में लिखूंगी. ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? सोशल मीडिया से रिलेटेड है. यस और नो? सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग. नेक्स्ट वे क्या है? सीक्वेंशियल फॉर्म. मतलब नंबरिंग करके आप एक एक चीज लिखते हो. जैसे सोशल मीडिया में ये भी आएगा, वो भी आएगा, ये भी आएगा, ऐसा भी आएगा, वैसा भी आएगा. ये आपने जॉट डाउन किया, लिस्ट बना दिया. लिस्ट बनाना इज सीक्वेंशियल फॉर्म. ओके. कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट. List the similarities and dissimilarities, advantages and disadvantages in different columns. अगर आपने फ्रेंड्स देखा होगा, अभी आपने देख ही लेना चाहिए फ्रेंड्स. अरे हाँ हाँ, मैं सीरीज की ही बात कर रही हूँ. तो उसमें आपको याद होगा, जिन स्टूडेंट्स ने देखा होगा, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. रॉस बनाता है एक लिस्ट, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट, कि रेचल में क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है. और एमिली आई डोंट नो द गर्ल्स नेम, उसके क्या प्रोज और कॉन्स है. दैट इज नथिंग बट कंपैरिजन. यहाँ पर हमने एक ही इसमें दो लिस्ट बनाई, दो अलग अलग लिस्ट बनाई कंपेयर करने के लिए. ठीक है? ओके. दिस इज नथिंग बट वेयर वी लिस्ट डाउन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, कि ये प्रोज है, ये कॉन्स है, ये एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है. ऐसा. प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. अब ये फॉर्मेट अलग ही है. यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज माई प्रॉब्लम, दैट आई एम नॉट एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स. व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज टू टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes आफ्टर एवरी 1 hour सेशन. ऐसे करके यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिख दिया, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम ले लिया एरो बनाकर. तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग इट. कॉज एंड इफेक्ट. अब ये दूसरा मेथड क्या है? स्टेट अ कॉज ऑफ सिचुएशन एंड इट्स वेरियस इफेक्ट्स. अगर मैं आज छुट्टी करती हूँ, if I take a holiday today, effect 1 क्या होगा? I cannot take it for the next 6 months. ठीक है? और एक इफेक्ट क्या होगा? मैं ये नहीं कर सकती हूँ. और एक इफेक्ट क्या होगा? ऐसा. तो ये मैं एरोज बनाकर लिख सकती हूँ, या फिर कुछ और भी आप यहाँ पर लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सीए कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? ये है सीए फाउंडेशन, ये है सीए इंटर, और ये है सीए फाइनल. यस और नो? ये मैंने क्या कर दिया? बाइफिकेट करके रख दिया. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ब्रिंग अ ग्रेट डील ऑफ क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. कि अगर हमने इसे डायग्राम फॉर्म में, ये वाली लाइन को हाईलाइट कर लो, अगर हमने डायग्राम फॉर्म में कोई चीज को लिखा, कोई कंटेंट को लिखा, तो बहुत क्लैरिटी आती है और ऊपर से पढ़ के समझ में आ जाता है. राइट? ओके. अच्छा, स्टेप्स फॉर राइटिंग में 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे हो चुके हैं. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द 4th पॉइंट. ये सारे एग्जाम्पल्स थे 3rd पॉइंट के, कि आपको आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए और इसके लिए आप डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो. तो यहाँ पर इसीलिए डायग्राम के टाइप्स दिए हुए थे. अभी हम आ जाते हैं 4th पॉइंट पे, कि क्यों जरूरी है राइटिंग. The most important step is writing. The choice of words, an interesting beginning of the article, framing of suitable sentences, division of paragraphs, inclusion of anecdotes. Anecdotes का मतलब होता है short story on real incident. ये मेरे साथ सच में सत्य घटना हुई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसका एक बहुत अच्छा तरीके से राइट अप लिख रही हूँ. And dialogues and use of illustrations and examples decide whether your written content makes an impact on the readers. कोई कोई बुक बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग होती है. क्यों? क्योंकि वो राइटर की जो लिखने की स्टाइल होती है, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है, पैराग्राफ्स डिवाइड करके रखे होते हैं. ऐसा नहीं कि एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया, छोटे छोटे पैराग्राफ्स अलग अलग बाइफिकेट किए होते हैं. उसमें डायलॉग्स का भी वो इंक्लूजन करते हैं, डायलॉग्स भी उसके अंदर लिखते हैं. तो जिससे क्या होता है कि रीडर्स के माइंड में एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज रिवाइजिंग.
देखो अभी मैंने मेरा कंटेंट तो लिख लिया, लेकिन अब ना मेरा माइंड थोड़ा सा ब्लॉक हो चुका है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँगी। जैसे पढ़ते पढ़ते हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यस और नो, बस बिल्कुल वैसे ही। इससे क्या होगा, मेरे को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। मुझे ऐसे पता चलेगा, भले ही मैं उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, भले ही वो मैंने अभी लिख कर छोड़ दिया है, लेकिन मैं कुछ कर रही हूँ, या फिर मैं बेकिंग कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, फ्रेंड के साथ हूँ, यहाँ वहाँ बाहर गई हूँ, तब मुझे एकदम से ऐसा लगता है, ओह मैं ये भी तो इंक्लूड कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया वो पर्टिकुलर चीज़ से, लेकिन जब मैं कोई और चीज़ कर रही थी तो अनकॉन्शियसली मुझे ऐसा लगा कि हाँ हाँ, इसमें तो मैं वैसा भी कर सकती हूँ। सो दिस इज नथिंग बट रिवाइजिंग, कि फिर आप कोई भी कंटेंट जो आपने लिखा है आपके राइटअप में, वो ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, और रिवैम्प भी कर सकते हो, राइट? ओके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक लेना ज़रूरी है, सो दैट आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव आए। नेक्स्ट इज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है? एक बार आपका जो टेक्स्ट है वो रेडी हो चुका है, अब आपने प्रूफ रीड करना पड़ेगा। जैसे जब हम लोग एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स बनाने का काम एक सीएस का ही होता है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ये आपको, मतलब मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि यू कैन टोटली रिलाई ऑन व्हाट आई से। ऑलराइट। तो और एनुअल रिपोर्ट तो बनाना अपना फेवरेट काम ही था, जब अपन लिस्टेड कंपनी के अंदर काम करते थे, तो पूरा एनुअल रिपोर्ट का जो आधा सेक्शन होता है, दैट आई हैड मेड, आई हैड मेड का मतलब होता है कि क्या टेक्स्ट होना चाहिए, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, एवरीथिंग, कौन सी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, एवरीथिंग। सो यहाँ पर क्या ज़रूरी होता है कि प्रूफ रीड करने के लिए हम लोग स्पेसिफिक लोगों को हायर करते हैं। डू यू नो दैट देर आर पीपल हु जस्ट प्रूफ रीड योर टेक्स्ट। अब एनुअल रिपोर्ट इतनी जाड़ी, इतनी बड़ी होती है, हम थोड़ी ना, हमारे पास थोड़ी ना एज अ सी एस इतना टाइम होता है कि हर एक वर्ड पढ़ेंगे। तो हम किसी और को ऐसा अपॉइंट करते हैं, स्पेसिफिक एजेंसीज होते हैं जिनको हम अपॉइंट करते हैं, कि आप बस इसमें से बता दो कि यहाँ पे पंक्चुएशन तो सही है ना, ग्रामर तो सही है ना, प्रूफ रीड करके बता दो कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, कोई एरर तो नहीं है ना, पंक्चुएशन अच्छे से तो हुए हैं ना। ओके, दिस कैन बी डन बाय एन एक्सपर्ट इन द फील्ड। देखो मैंने बताया ना, ऐसे लोगों को हायर किया जाता है। देर आर पीपल हु जस्ट डू प्रूफ रीडिंग का वर्क। उन लोगों का ऐसा एक साउंड रूम होता है, साउंड प्रूफ रूम होता है, जहाँ पर वो लोग यू नो दे पुट समथिंग ऑन देयर हेड्स सो दैट उनको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई भी नॉइस ना हो, और फिर वो लोग सिर्फ प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी ये तो पूरा इलेक्ट्रिकली डिजिटली भी तो हो सकता है, लेकिन अगर हमें चाहिए कि ज़ीरो एरर हो, तो इसीलिए प्रूफ रीडिंग इज क्वाइट 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 important. And the last step would be, what would be the last step? That would be of publishing and printing. This is the last step of writing, कि आपने प्रूफ रीड भी करवा लिया, अब जब वो पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है तो आप इसको प्रिंट करने के लिए रख सकते हो, या फिर आपके वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हो। यू गाइस, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो एनुअल रिपोर्ट का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, यहाँ पर सबसे एप्ट होगा। क्या क्या स्टेप्स है राइटिंग के? सबसे पहले हमने टॉपिक सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म की कि इस बार ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, फिर हमने क्या किया, हमारा जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए हमने अलग अलग चार्ट्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद हम एक्चुअल में लिखेंगे, जहाँ पर हम चॉइस ऑफ वर्ड्स पे ध्यान देंगे कि बिगनिंग इंटरेस्टिंग है या नहीं, या फिर हम जो स्टोरी लिख रहे हैं वो रियल लाइफ है या नहीं, हमने एग्जाम्पल्स वगैरह डाले हैं या नहीं। उसके बाद आता है रिवाइजिंग इट। अगर आपको चाहिए है कि आपका जो टेक्स्ट है उसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिले, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक अ ब्रेक एंड देन यू विल थिंक ऑन इट, जस्ट यू नो कीप अ डे और टू फॉर इट, और उसके बाद आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये गलती यहाँ पर की थी, अच्छा मुझे ये ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नहीं भी होगा तो चलेगा, ये होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर पाऊंगी। नेक्स्ट वॉज एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, जहाँ पर हमारा टेक्स्ट रेडी हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वी प्रूफ रीड इट, सो दैट हम ये अश्योर करते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, ग्रामर में या फिर स्पेलिंग में या फिर पंक्चुएशन में। ऑलराइट, एंड लास्ट स्टेप इज प्रिंटिंग और पब्लिशिंग। आजकल पब्लिश ज़्यादा होता है क्योंकि सब कुछ इतना डिजिटल हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ यू गाइस, तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एनुअल रिपोर्ट्स यू नो हार्ड कॉपी में जाती है, तो इसीलिए एनुअल रिपोर्ट्स को प्रिंट कराना पड़ता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ये एक्चुअल में कंपनीज में होता है। एक्चुअल में कंपनीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एनुअल रिपोर्ट बनाती है उसका यही प्रोसीजर होता है, यही स्टेप्स होते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द स्टेप्स फॉर राइटिंग, कि किस तरह
किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, कोई भी आर्टिकल या कोई भी रिपोर्ट है तो वो किस तरीके से हमें स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से एंड करनी चाहिए, क्या लास्ट में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं स्टाइल्स ऑफ राइटिंग। हर एक पर्सन का अपना अपना स्टाइल होता है। जिस तरह से मैं लिखती हूँ, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि आपको भी वो पर्टिकुलर स्टाइल पसंद आए या आप भी वो पर्टिकुलर स्टाइल के जैसे लिखो, राइट? ओके, so we'll move forward with styles of writing. Every writer has his or her own style of writing. Yes, absolutely. It is a reflection of author's mood. ऑथर का मूड कैसा है, टोन, पर्सपेक्टिव, उनको क्या लगता है, पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ओपन माइंडेड है या फिर एकदम हैपनिंग है, एकदम लोकी है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर पीस, क्यों लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर आर्टिकल, क्यों लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर पीस ऑफ राइट अप। ओके, हम देखते हैं कि कौन से टाइप के राइट अप्स होते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ राइटिंग। कौन से 4 मेन टाइप्स है राइटिंग के? सबसे पहला है एक्सपोजिटरी। व्हाट इज इट? एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी दीदी, एक्सपोजिटरी, एक्सपोज करना, क्या मतलब? यस, एब्सोल्युटली, ये जो वर्ड है एक्सपोजिटरी, इसमें एक्सपोज ही करना होता है। बस ऐसे ही आपको याद रखना है एक्सपोजिटरी को। लेट्स रीड इट आउट वंस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Expository writing is writing that seeks to explain, illuminate, or expose, which is where the word expository comes from. The main purpose of this type of writing is to spread information. कोविड-19 की जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कैसे स्प्रेड कर रहे हैं? एक्सपोजिटरी के थ्रू, कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये गलत चीज़ हो रही है, यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, ये हम लोग क्यों स्प्रेड कर रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए कि ये वाली इंफॉर्मेशन आम जनता तक पहुँच सके। तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पस था। यस, एब्सोल्युटली। क्या पर्पस है? कि हम जो इसके रीडर्स होंगे, ये पर्टिकुलर राइटअप के जो रीडर्स होंगे, उनको हम समझा सके, उनको हम और भी ज़्यादा लाइट दे सके ये टॉपिक पे। पहले तो अपन को कोविड मतलब क्या पता था क्या? अभी तो हर छोटे बच्चे को पता है कि कोविड क्या है। यस और नो? ये क्यों पता है? क्योंकि इंफॉर्मेशन ही इस तरीके से स्प्रेड की गई थी। यस, सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एक्सपोजिटरी। आपको पता होगा कि कोवैक्सीन लेना चाहिए या कोविशील्ड लेना चाहिए, या फिर जब रशिया वाला जो मेडिसिन है वो जब आएगा तब लेना चाहिए, वो वाला डोज लेना चाहिए, वो वैक्सीन लेना चाहिए। तो इसके लिए भी अपन कौन सा सर्च करते हैं? ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम सर्च करते हैं, दैट इज नथिंग बट एक्सपोजिटरी, राइट? दिस इज अ फॉर्म ऑफ राइट अप जहाँ पर जो राइटर है उसके ओपिनियंस के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में कोई जगह नहीं रहती है। वो सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, वो सिर्फ आपको एनलाइटन कर रहे होते हैं। यस और नो? इसमें सिर्फ सत्य लिखा होता है। इसमें राइटर कभी ऐसे नहीं बोलेगा आपको कोविशील्ड लेना चाहिए या फिर आप कोवैक्सीन भी ले सकते हो क्योंकि मोदी जी ने कोवैक्सीन लिया था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है। यहाँ पर बस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको फैक्ट्स बताए होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताए होते हैं और एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो बताई होती है। ऑलराइट, दिस टाइप ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स, अच्छा, the writer's opinions, emotions, biases or viewpoints have no place in it. Yes, this type of writing includes the following: text books. टेक्स्ट बुक्स में सारी चीजें एकदम ट्रूथफुल लिखी होती है। रिसर्च पेपर्स, न्यूज स्टोरीज। न्यूज स्टोरीज क्या बताती है? ट्रूथ बताती है। यस और नो? आज इन्होंने ऐसा किया, ये बाबा का ये कांड हो चुका, ऐसा सब क्या होता है? ये दिस इज नथिंग बट एक्सपोज कर रहे हैं वो ये इंफॉर्मेशन आप तक। एनसाइक्लोपीडियाज, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो यूजर मैनुअल आता है कि इसको ऐसे आपको ऑपरेट करना चाहिए, दैट। रेसिपीज, एनी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, एसेज एंड रिपोर्ट राइटिंग। रेसिपीज, अरे भैया अगर आपको बनाना है लजानिया, ठीक है, आपको लजानिया बनाना है तो ये पर्टिकुलर रेसिपी आपको ऐसे ऐसे ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हो। तो लजानिया जैसा यहाँ बनता है वैसा ही अब्रॉड में बनता है, वैसा ही कहीं और भी बनता है। दिस इज स्ट्रक्चर्ड। यस और नो? यहाँ पर सबका वे अलग अलग नहीं होता है। आप बोलोगे कि दीदी हम लोग तो लजानिया ना फूल गोभी के सब्जी के साथ बनाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, हर जगह ये कहीं ना कहीं सिमिलर ही रहता है। ऑलराइट,
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सैम्पल वन. एक बार सैम्पल भी हम लोग चेकआउट कर लेते हैं. द ताजमहल. द ताजमहल. द ताजमहल इज एन इम्प्रेसिव मुस्लिम होना चाहिए. Muslim built in white marble by the Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz Mahal. The construction started in 1631 and took 20 years to complete. It is a stunningly beautiful piece of Indo-Persian and Islamic architecture and has been declared a World Heritage Site by UNESCO in 1983. यूनेस्को मतलब क्या था? ये एक्रोनिम था, अगर आपको ध्यान होगा तो. व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट एन एक्रोनिम. ओके. फिर यहाँ पर उससे ही रिलेटेड पूरा टेक्स्ट दिया है. ये वाला टेक्स्ट किस चीज से रिलेटेड है? क्या यहाँ पर जो राइटर है, जो भी राइटर होगा, क्या उसने अपने चीजों के बारे में बताया? क्या नहीं, इसमें ज्यादातर फैक्ट्स बताए हुए हैं. तो एक्सपोजिटरी टाइप में मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैक्ट्स ही आते हैं, जो एक्चुअल में चीजें हैं वो आती है, राइट? जैसे कि द स्ट्रक्चर इज बिल्ट फ्रॉम gleamingly white marble which changes its color in moonlight and sunlight. It is reported that over 20,000 artisans and 1,000 elephants were employed. फिर उनके हाथ काट दिए थे, ऐसा था वैसा था. It is a translucent beauty. फिर its central dome has 240 feet of height. ये सारी जो चीजें हैं, जो राइटर है उसने मेजर नहीं की है, बट उनको ये सारे फैक्ट्स पता है जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं. यस और नो? ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया. पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, सेम द सेकेंड सैम्पल भी वैसा ही है. नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ राइटिंग. परसुएड करना मतलब क्या होता है? परसुएड करना मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना होता है. व्हाट डू यू मीन बाय परसुएड? परसुएड करना मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना. बहुत इजीली किसी को क्या कर देना? इन्फ्लुएंस कर देना, अपने बातों से, अपने शब्दों से, ये सारी चीजों से, राइट? ओके, सो व्हाट इज परसुएसिव राइटिंग? द एम of persuasive writing is to convince and influence a reader of a certain idea or position on an issue. दीदी आप क्या बोले? कुछ भी नहीं समझ में आया. अरे, परसुएसिव राइटिंग का जो क्रक्स होता है, क्यों लिखा जाता है, वो इसीलिए लिखा जाता है सो दैट जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए कि ये ऐसा ही है. सपोज मैं एक राइटअप लिखती हूँ और उसमें मैं लिखती हूँ कि अरे सीए फाउंडेशन बहुत ही चिल्लर है, तो मैंने ऐसा राइटअप लिखा कि आप लोग अग्री कर गए कि हाँ ठीक है, ये चिल्लर ही है, ये अपन से आराम से हो जाएगा. yes or no? So that is nothing but to influence you all, to convince you all कि अरे सच्ची में easy ही है. यहाँ पर मैं अपने पर्सपेक्टिव बताऊंगी क्या? अनडाउटेडली बताऊंगी यू गाइस. यहाँ पर मैं सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं फैक्ट्स तो बताऊंगी ही, लेकिन पहले मैं मेरा पर्सपेक्टिव बताऊंगी कि मुझे ऐसे लगता है, और मुझे ऐसे इसीलिए लगता है क्योंकि सीए फाउंडेशन का पासिंग परसेंटेज लास्ट 5 ईयर्स से इतना रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को दिक्कत आईपीसीसी और फाइनल में आती है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है क्योंकि परसेंटेज क्या है, इतना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा ऐसा है. यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने मेरा व्यू पॉइंट भी आपको बताया, मैंने आपको कन्विंस करने की भी कोशिश की, और साथ साथ में मैंने जो मेरे व्यू पॉइंट्स थे उसको सपोर्ट किस चीज से किया? फैक्ट से किया, जो एक्चुअल चीज है उससे किया, राइट? ओके. परसुएसिव राइटिंग कहाँ कॉमन है? अगर एडिटोरियल्स है, अगर आपने द बोल्ड टाइप देखा होगा नेटफ्लिक्स का. दीदी आप कितने शोज देखते हो? मैं सारे इंटेलिजेंट टाइप के शोज देखती हूँ, तो प्लीज, आई मीन दोज आर नेसेसरी फॉर मी टू टीच, राइट? ओके, एडिटोरियल्स, अगर आपने नेटफ्लिक्स पे द बोल्ड टाइप करके एक सीरीज है वो देखा होगा, तो उन लोगों की ना एक मैगजीन थी, वुमेन्स मैगजीन थी, स्कारलेट करके, ठीक है? तो उसमें उन लोगों को एडिटोरियल्स लिखने पड़ते हैं. एडिटोरियल्स, व्हाट आर एडिटोरियल्स? जो पर्सन लिख रहा है वो या तो उसकी कहानी लिख रहा होता है या किसी और की कहानी लिख रहा होता है. वो अपने पर्सनल सजेशंस या पर्सनल फैक्ट्स बता रहा होता है, वो उसके ओपिनियन होते हैं. इसीलिए एडिटोरियल्स पढ़ने में मजा आती है, क्योंकि हर पर्सन का ये एडिटोरियल अलग अलग हो सकता है. इसीलिए 3-4 राइटर्स का राइटअप लिखा हुआ होता है, मैगजीन्स वगैरह में बहुत कॉमन होता है. नेक्स्ट इज स्पीचेस. स्पीच दे रही हूँ मैं कोई पर्टिकुलर चीज पे स्पीच दे रही हूँ, इट्स वेरी 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 ऑब्वियस कि मैं मेरे पर्सपेक्टिव मेरी स्पीचेस में बताऊंगी ही, नहीं तो फिर वो मेरी कैसे रहेगी?
फिर अगर जब फैक्ट्स ही बताने थे तो फिर स्पीच देने का फायदा ही क्या था। नेक्स्ट इज बिजनेस आइडियाज। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो बिजनेस आइडिया है ना, जैसे अभी शशांक बोलेंगे कि दीदी मुझे ना एक बहुत अच्छी बिजनेस आइडिया आई है कि हमें क्या करना चाहिए ना, हमें ऐसा करना चाहिए कि आप लोग फ्री में पढ़ा रहे हो, आपको फ्री में नहीं पढ़ाना चाहिए, आपको सीए फाउंडेशन की बकायदा क्लास लेनी चाहिए। दिस इज माई बिजनेस आइडिया। पूरी की पूरी जो क्लास रहेगी ना वो हम लोग ऐसा यूट्यूब के ऊपर डालेंगे और उसको इस तरीके से क्या करेंगे, मार्केट करेंगे। ये आपकी बिजनेस आइडिया है। हो सकता है कि आपकी अलग हो और वर्चुअल प्रॉफ्स की अलग हो। यस और नो? यस एब्सोल्युटली। कंप्लेन्स, कोई को ये पसंद आ सकता है, कोई को ये पसंद नहीं आ सकता है, तो इट वुड टोटली डिपेंड। क्रिटिकल एनालिसिस, ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ को हमें जज करना है, एनालाइज करना है, तो वी कैन यूज आर पर्सनल पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पर पर्सुएसिव राइटिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिव्यू देने हैं, अगर आपने रॉटन टमेटोज, फिर और किसके रिव्यूज आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के रिव्यूज आते हैं, बुक्स के ऊपर रिव्यूज आते हैं, फिल्म्स के ऊपर आते हैं, इवेंट्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, अगर इसकी 3.5 रेटिंग है तो हम जाना प्रेफर करेंगे। अगर 4 रेटिंग है ये मूवी की तो हम जाएंगे, लेकिन अगर 1 रेटिंग है तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रिसेंट एग्जाम्पल क्या है, राधे वाली मूवी, ऐसा नो। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स में भी बहुत बार क्या होता है कि अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव्स बताए जाते हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अरे ये वाला चीज यूज करो, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिले खिले जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा याद आया क्या आप लोगों को? दीदी बहुत ही मजा आ गई, नहीं तो अभी तक तो हमें थोड़ा सा बोर ही हो रहा था। यस और नो? ऑल राइट, ये सारी एडवर्टीजमेंट से अगर हमारी मम्मी लोग ना, अगर हमारी मम्मी लोग कोई और साबुन भी खरीदने वाली होगी तो जब से उन्होंने ये एड देखी होगी तब से निरमा ही खरीदती होगी। यस और नो? ओके, सो एडवर्टीजमेंट से भी हम लोग पर्सुएसिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर्सुएसिव राइटिंग से भी कर सकते हैं। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द सैम्पल्स। यहाँ पर सैम्पल्स दिए हुए हैं। कौन सा सैंपल पढ़े? अच्छा, एक ही सैंपल दिया हुआ है। हम लोग ऊपर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो हमने ऊपर पढ़ा था उसमें और पर्सुएसिव कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, safety first in mobile use. The mobile phone has become an extension of our personality. It functions not only as a means of communication but also our watch, calendar, calculator, reminder, diary, music provider, album, and the list goes on. Most of us feel lost and cut off from the social world without it. However, this useful device has become a threat to our lives. देखो यहाँ पर उन्होंने दो पर्सपेक्टिव्स बताए हैं। A car slows right before you. Somebody stops suddenly. At times, the vehicle seems to have gone wayward on the road. Are you familiar with this scenario? Then you also know the reason is the use of cell phone while driving. Statistics indicate that talking on the cell phone while driving increases by fourfold your chances of meeting with an accident. As the driver converses on the phone, his attention is diverted and reflexes are slow. Reflexes का क्या मतलब होता है? जो हम कोई इंसिडेंट के अगेंस्ट जो हमारा एक्शन होता है दैट वो स्लो हो जाता है। अगर सपोज एकदम से कुछ ऐसे हो गया तो अपन एकदम से ऐसे चौकन्ना हो जाते हैं ना, तो क्योंकि हम फोन यूज करें तो हम लोग ऑलरेडी कहाँ है, कहीं ऑक्यूपाइड है, तो हम डायरेक्टली इस पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, रिफ्लेक्सेस हमारे स्लो होंगे। Many times people are driving just with one hand while holding the phone in the other. Most horrifying is the trend now amongst youngsters to read or send text messages while driving. With your eye being off the road for any period of time, where split second reflexes are required, you're definitely endangering your own and others' life on the road. अब ये जो यहाँ पर दिया था, यहाँ पर फैक्ट्स का भी यूज किया था, लेकिन जो राइटर है उसको क्या लगता है उसके बारे में भी यहाँ पर उसने बताया हुआ है। जैसे ऊपर जो हमने ताजमहल वाला राइटअप पढ़ा था उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स थे, यस और नो, लेकिन इसके अंदर क्या था, राइटर के भी पॉइंट ऑफ व्यूज थे। उसके साथ साथ ये भी बताया था कि देखो ऐसा ऐसा भी होता है, आजकल बहुत ज्यादा ऐसे चल रहा है। ओके, थर्ड थर्ड राइटिंग स्टाइल पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज डिस्क्रिप्टिव।
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव? जहाँ पर आप हर एक इवेंट का बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देते हो, कोई भी इवेंट का या कोई भी सिचुएशन जो हुई थी उसके बारे में जब आप बहुत ही लॉन्ग एकदम हर एक छोटी माइन्यूट डिटेल को लिखते हो, उसे क्या कहा जाता है? उसको डिस्क्रिप्टिव लिसनिंग कहा जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन मोर। ओके, फिर कैसे डिस्टिंग्विश करना है ये हम बाद में देखेंगे। द स्टाइल इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस, event or sense. The expository and descriptive writing both entail describing what is being written about. क्या लिखा हुआ है उसके बारे में वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है। But a description is more detailed, personal and subjective. हर एक का डिस्क्रिप्शन देने का तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के बाद गोवा के ट्रिप पे। ठीक है, गोवा के ट्रिप पे गए हम लोग। अब ट्रिप से जब वापस आ जाते हैं तो कोई स्टूडेंट एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेगा उनके मोर देन फ्रेंड्स को। आपको पता है आज ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, मैम ने ये सॉन्ग गाया, फिर हमने इतना एंजॉय किया, ऐसा वैसा। अगर आप दूसरे स्टूडेंट से पूछोगे वो बोलेगा बस गोवा गए थे, मजा ही हो गया, दैट इज इट। तो डिस्क्रिप्टिव नेचर हर पर्सन का अलग अलग होता है, हर सिचुएशन को देखने का भी नजरिया अलग अलग होता है। वो स्पेसिफिक इवेंट किसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा सा नॉट सो इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स पर्सनल होती है, सब्जेक्टिव होती है और काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग में इसकी बात की गई होती है। ऑल राइट, it is vivid, uses figures of speech and allows the readers to sense, see, feel everything that a particular phenomenon evoked in the writer. अरे बीच पे क्या अच्छी ब्रीजेस चल रही थी, इतना अच्छा सन था, इतना रेडियंट था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ज़्यादा ठंडी थी, हम लोग तो एकदम आराम से इंजॉय कर रहे थे वो वेदर को, पूरा फील आ गया, एकदम दिख गया वो बीच। येस और नो? ऑल राइट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अच्छा, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ध्यान में आने के लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीड आउट करते हैं। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन, द रीडर हैज टू असेस वेदर द राइटिंग इज मोर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज इम्पार्शियल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया था, जहाँ पर फैक्ट्स और फिगर्स की बात की गई होगी, जहाँ पर जो राइटर है उसने उसके कहीं पर भी व्यू पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं किए, बल्कि सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स का ही यूज किया है, दैट इज एक्सपोजिटरी। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव और पर्सनलाइज्ड आपको लग रहा है, जहाँ ऑथर हर एक चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, दैट वुड बी नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ट्रूली अटेम्प्ट्स टू कैप्टिवेट द रीडर, क्योंकि हर छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल लिखी हुई होती है उसके अंदर, तो हम पूरा घुस जाते हैं वो पर्टिकुलर सीन में। All right, let's move forward. The descriptive type of writing is common to poetry, diaries, parts of larger stories, novels, travelogues. नॉवेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पोएट्री में हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की गई होती है। अगर आपने टेपर टेल देखा होगा, आई गेस यूट्यूब पर ही ये अवेलेबल है, टेपर टेल की एक व्हाट वी से एक चैनल है जिसके ऊपर ना बहुत सारी ऐसी स्टोरीज वो लोग डालते हैं। आप एक हाथ भी कोई स्टोरी देखोगे ना, इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया होगा कि हम पूरा वहाँ पहुँच जाते हैं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन में हम पहुँच जाते हैं। जो स्पीकर होता है वो इतने ब्यूटीफुली वो पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ऑल राइट, ये हम रिटन फॉर्म की बात कर रहे हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द टनल। आई पास्ड दो एन एरिया through an area होना चाहिए, where the trees covered above my head and over the road. The shade fell upon the hairs on my exposed arms like a cold blanket. Not being in direct sunlight focused my attention back to myself. My breathing was elevated. My chest raised just a little bit more than usual on each breath. My hands were clamped in a tight grip around both handlebars, and the whiz of my tires was drowned out slightly by the constant moving air passing by my ears.
Of course, this all vanished as I re-emerged from the tree cover. बहुत ही डिटेल में ऐसी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी ब्रीजेस आ रही है, मेरे से आर्म्स जो है उसको भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा लग रही है. सो दिस इज नथिंग बट कि हम पूरे घुस गए वो पर्टिकुलर पैसेज के अंदर. सो दिस वाज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नरेटिव वन. आई गेस उसके बाद नरेटिव के बाद कोई और नहीं है. यस, देन वील स्टॉप. Narrative writing क्या होती है? What do you mean by narrative writing? Narrative style is about storytelling or narrating a tale. जहाँ पर आप कैरेक्टर्स को बताते हो, एक्शंस बताते हो, डायलॉग बताते हो, प्लॉट बताते हो, सेटिंग बताते हो. ये फिक्शनल भी हो सकता है, बट it is usually fictional but can be non-fictional as well. Non-fictional भी हो सकता है as well if it depicts real life events and stories. Narrative writing is mostly personal and imaginative. Example लिख लो यहाँ पर, Harry Potter. Harry Potter will come under this particular type. Harry Potter, okay. It is original and self-expressive. Writers attempt to relate universal truths through poetry and telling stories. Techniques used in narrative writing include interesting, well-fleshed out and rounded characters. हैरी पॉटर का खुद का कैरेक्टर, डम्बलडोर का कैरेक्टर. वेल डेवलप्ड प्लॉट ऑफ द स्टोरी और नॉवेल. एकदम ही फिक्शनल था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती थी उन लोगों की, 9 and 3/4 आई गेस. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ऐसा ही कुछ था ना. एक्सक्यूज मी. ओके, vivid and vibrant setting such that the reader gets transported to the place. जब हम हैरी पॉटर की बुक पढ़ते हैं हम वो जगह पहुंच जाते हैं, एकदम वो वाली जगह की हमें ऐसे ध्यान आ जाता है, हम लोग उसको इमेजिन करने लगते हैं. अ क्लियरली आइडेंटिफाइबल थीम, हमें पता है थीम क्या है, मैजिक. पॉइंट ऑफ व्यू स्टेटेड लूसिडली. डायलॉग्स टू ब्रेक monotony of narration to define characters and build interest of readers. Monotonous नहीं हो जाए इसीलिए वो बहुत अच्छे से डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ होता है. Inclusion of anecdotes, especially in oral narration, to build curiosity and hold attention. आपका attention hold करने के लिए कि इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा. Use of metaphors and similes to add beauty to the language. Metaphors और similes क्या है? ये सारे figures of speech है. These are nothing but figures of speech. अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा आपको पता होगा. Imaginative language and coining your words is the creative license of the writer. कि किस तरीके से कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो. Emotional appeal in writing which often leads to catharsis for readers. Detailed and elaborate description to create a mental image of the setting, character, place or the reader. कि हम एक्चुअल में वो जगह में पहुंच जाते हैं ऐसा. It is often found in novels, screen scripts, play, story, legends, poems, autobiographies, memoirs, songs, personal essays. Alright, यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. Life at crossroads. I stood at the crossroads, waiting for an opportunity to cross over to the other side. A gleaming, sleek, red-colored Audi standing outside an apartment block drew my eyes. हमने वो ऑडी को इमेजिन कर लिया, लाल कलर की ऑडी. As I was admiring the car, its owner emerged from the complex. A handsome young man in grey pinstriped suit, crisp white shirt, a light pink tie with perfect Adonis-like features, swept back hair and immaculately groomed. He was the cynosure of many eyes. He was the epitome of sophistication, youth and wealth. हमने imagine कर लिया वो rich person को. My gaze straight to the corner where a fruit vendor was laying out his produce. The care with which he polished the apples, mangoes and pears was a pleasure to be behold. The not so perfect ones were hidden under the pile, whereas the glowing fresh products were displayed at the top. A lady stopped by to purchase some apples. The haggling began. After reaching a compromise, the selection process started. In an attempt to get the perfect weight,
I saw the wily fruit seller slide in a bruised apple. I smiled as I looked on the on at the perennial businessman. All right. यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है दीदी, सब कुछ डिटेल में हमें डिस्क्राइब किया जा रहा है, जैसे सच में हम लोग वहां पहुंच गए हो ऐसा हमें महसूस हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एज नेरेटिव राइटिंग, जहाँ पर एक स्टोरी बताई जा रही है, एक फ्लो बताया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लॉट है, सेटिंग है. यस और नो? ऑल राइट. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ राइटिंग. सो योर वील एंड आवर सेशन फॉर टुडे. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. आई होप आपको ये समझ में आया. बहुत ज़्यादा चारों में डिफरेंस नहीं है. आपको आई एम सो सॉरी. आपको किस तरीके से याद रखना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्ड्स या एग्जाम्पल से आप याद रख लो. जैसे जो सबसे पहला वाला हमने पढ़ा था एक्सपोजिटरी, मतलब फैक्ट्स और फिगर्स को एक्सपोज करना. उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, पर्सुएसिव, की इन्फ्लुएंस करना. ऐसे करके आप याद रख लो. थर्ड हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, हर एक डिटेल मेंशन करना. और फोर्थ हमने नेरेटिव पढ़ा. नेरेटिव में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैरी पॉटर. ऐसे करके आप ये चारों भी टाइप्स याद रख सकते हो. All right, you guys, so we'll end the session here for today. Thank you so much for joining in. Please do like the video. Let me know in the comments down below कि आपको आज का जो टॉपिक है वो कैसा लगा. Thank you so much. Bye bye. आओ.